वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कैच देम यंग। और मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा शर्मा। This show is all about young girls and boys who, with their grit and determination, are trying to carve the path for Viksit Bharat। ये वो बच्चे हैं जो खुद को बेहतर कल के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा देश सफलता के और उन्नति के शिखर पे पहुंच सके और एक अखंड और विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। सो कैच देम यंग में हमारी कोशिश होती है कि हम उन युवाओं से संपर्क करें, उन युवाओं तक पहुंचे जो किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन्हें उनके खुद के शहर का एक रिप्रेजेंटेटिव बना करके बात करते हैं और वो खुद स्वयं बताते हैं कि अपने शहर के बारे में, शहर की उपलब्धियों के बारे में, उनके जो पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों को परेशानियां होती है उससे भी वो अवगत कराने की कोशिश करते हैं। वो लाइफ में जो भी परस्यू कर रहे हैं, अपने करियर में जो भी परस्यू कर रहे हैं, उसके बारे में वो खुद इस चैनल के माध्यम से अन्य बच्चों को सलाह देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। सो ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए मिलते हैं आज की गेस्ट से। आज की हमारी नई गेस्ट है अमीषा ठाकुर। अमीषा भोपाल से हैं और अभी वो एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट पे इंजीनियरिंग कर रही हैं, बीटेक कर रही हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड्स और मशीन लर्निंग नहीं है, वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया, डिजिटल इंडिया को तैयार करना चाहती है जहां पे वो डिजिटली लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। और वो इस बात को कहीं ना कहीं इस प्रकार से कंपेयर करते हैं जैसे सीमा में खड़े सुरक्षा प्रहरी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रहते हैं। उनका मानना है कि जीवन को एक डिसिप्लिन लाइफ देने के लिए उनके मम्मी पापा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इस नाते उन्होंने हमेशा वो उड़ान दी है कि वो अपना रास्ता खुद बनाए, उसे तय करे और उन्हीं रास्तों से वो सीख करके आगे बढ़े। तो आइए चलते हैं, अमीषा से बात करते हैं। कैच द यंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अमीषा। थैंक यू मैम। सो अमीषा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे हैं, और मैं ये भी चाहूंगी कि आप खुद इस चैनल को अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने सिलेक्ट किया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड वैसे तो आप सभी को मैम ने मेरे बारे में बता ही दिया होगा, बट अब मैम ने मुझे बोला है कि मैं बताऊं तो हेलो एवरीवन, आई एम अमीशा ठाकुर एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग माय बीटेक एट एसआरएम यूनिवर्सिटी केटीआर कैंपस इन चेन्नई. I come from Bhopal, and over the last couple of years, I've been learning to balance academics with my passion for sports, creativity, and technology. At my core, I describe myself as a curious, disciplined, and someone who loves challenges. I really love to accept the challenges, and like challenges are a part of my life which encourage me to grow further, हम्म। whether that's on field, in the classroom, or in life. Without challenges, my life is really boring. For me, it's just not about achievements, but about constantly growing and becoming a better version for myself every day. तो अमीषा, while growing up in Bhopal, the city of lakes, how does it shape your life and your values? I consider growing up in Bhopal has been one of the biggest pleasures of my life. Bhopal is just not a city for me, it's my home. That place has taught me so much that I can't even express in words. It has made me the version I am today, to face the challenges of my life, to stand in college, and to face the competition. The calmness of the city taught me patience. The history of the city taught me whatever the situation is, but you should never give up. Things will always fall in place one day. Since Bhopal is in the heart of MP, its culture is very diverse. And growing up in that mix,
has taught me how to embrace differences and respect every perspective of the life. My home taught me how to respect others and be responsible. My school taught me discipline and moral values. In short, if I'd say, Bhopal just didn't give me an address, it gave me an identity. It made me the person who can face the real world. So if I'm not wrong, then you are a Carmelite, and Yes, ma'am. yeah. So how does it change your life? Being a Carmelite, how much proud you carry on your shoulders? I'm very proud to be a Carmelite. Carmel has taught me moral values. The sisters over there has taught me like help others and don't expect from them. You just do your own. Then God will make a way for you. Because there was a phrase Saint Chavra said, God helps those who help themselves. Yeah. So that I remember from my school days. And that phrase has helped me a lot to move in my life. Okay. Carmel So holds a story of my life. सो अमीषा, जैसा कि मुझे पहले बताया गया है कि आप स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई बल्कि स्पोर्ट्स में Yes, भी ma'am. काफी आगे हैं। और इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में आपने काफी नाम कमाया है, काफी लॉरेल्स कमाए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेन लाइन जो पढ़ाई है, क्लासरूम टीचिंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बोरिंग हो जाती है, और स्पोर्ट्स में फील्ड में आकर के आपको जो प्लेग्राउंड सिखाता है वो आपकी क्लासेस नहीं सिखा पाती है। एक 45 मिनट्स की क्लास वो आपको नहीं सिखा पाती है। तो ऐसे में अगर आप इस बात को सेकंड करते हैं, तो मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज दोगे। और आज के दिन में जब लाइफ इतनी टाइट है, शेड्यूल्ड है, और एक कहीं ना कहीं किसी पाथ को लेकर के हर बच्चा कोशिश कर रहा है एक फ्यूचर तक पहुंचने की, तो ऐसे में गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडोर हो या आउटडोर हो, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स परस्यू करना क्यों जरूरी है? अ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खेला है। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में हर चीज़ करना ज़रूरी है, पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स भी, दोनों। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई नहीं सिखा सकती, वो 45 मिनट्स का क्लासरूम नहीं सिखा सकता। और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपको पढ़ाई सिखा सकती है लेकिन स्पोर्ट्स नहीं सिखा सकता। हम्म। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब पुराने जमाने में अगर हम जाएं, जहाँ पे हमने रामायण देखी है, हमने महाभारत देखी है, या हमने चाणक्य जी को, चंद्रगुप्त जी को शिक्षा देते हुए देखी है, उसमें उनको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, उनको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था कि उस ज्ञान को जिंदगी में कैसे लाना है। हम्म। पहले के जमाने के स्पोर्ट्स ऐसे आज के बास्केटबॉल फुटबॉल जैसे नहीं हुआ करते थे। पहले उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी कि तलवार कैसे चलानी है, भाला कैसे चलाना है, तीर कमान कैसे चलाना है, निशाना कैसे साधना है। जहाँ एक तरफ हम क्लासरूम की किताबों से हम मॉरल वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी में जैसे सबकी मदद करना, ये हम सीखते हैं, या फिर टीम वर्क के बारे में हम सब अक्सर क्लासेस में पढ़ते हैं, या फिर साइंस और मैथ्स के लॉजिक से हम स्ट्रैटेजीज बनाना सीख जाते हैं। ये हमें पढ़ाई सिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ स्पोर्ट्स हमें उन्हें असली जिंदगी में कैसे लाना है ये सिखाता है, कि गिर के कैसे उठना है। अब मॉरल वैल्यूज में हमें क्लास में ये तो पढ़ लिया कि हार नहीं मानना, लेकिन स्पोर्ट्स में जब आप रियल में हारते हो, तब आपको कैसे हताश नहीं होना है, आपको कैसे असल जिंदगी में गिर के उठना है। और कभी किसी को, जब हमारी टीम को हमारी जरूरत पड़ती है, तो हमें कैसे आखिरी मिनट तक उनको अपना बेस्ट देना है। तो और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स में सिर्फ खेलना ये नहीं होता, कई बार होता है कि हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। जब हम स्पोर्ट्स, जनरली हम आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये हमें नेचर से जोड़ता है। और नेचर जिस तरीके से हमारा माइंड रिलैक्स करता है, जिस तरीके से हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जो हम एक छोटे से कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और जब हमें माइंड रिलैक्स करने की जरूरत होती है, जैसा कि आपने कहा कि आजकल के जमाने में बच्चे इतना पढ़ने में घुस गए हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ कोई दिखता भी नहीं। तो जब हम इतना पढ़ते हैं
और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं और जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। और दूसरा रीजन मैं आज के लोगों को कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स खेलना इसलिए भी चाहिए कि बॉडी फिटनेस तो बनी ही रहती है, कि कोई ना कोई गेम जरूर खेलें आज के यंगस्टर्स भी, और पढ़ाई भी करें। ये नहीं कि हमें सिर्फ खेलना ही है, खेलने के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स भी मैनेज करना है। और जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में जाओ, बट माइंड रिलैक्स करने के लिए, लाइफ को कैसे प्रैक्टिकली जो आपने सीखा है उसको उतारने के लिए स्पोर्ट्स खेलना भी जरूरी है। हमेशा इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी कि इन दीज डेज, एटलीस्ट मैं पिछले काफी कुछ समय से कह लो, लाइक अबाउट 2 decades मैं मेट्रोपॉलिटन में हूँ। तो आई हैव सीन दिस कि समय के साथ साथ जो बच्चे मोहल्ले में खेलते थे ना, वो खेलना ऑलमोस्ट हम्म। धीरे धीरे बंद हो रहा है। पीपल आर बेसिकली, या चिल्ड्रन आर बेसिकली इम्पोज्ड, या उनकी खुद की वो इच्छा होती है, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं, जहाँ पे जो उनको कहीं ना कहीं एक करियर के ऑप्शन के रूप में वो चुनना चाहते हैं। ऐसे में जब हमारा पास टाइम जो स्पोर्ट्स होता था, स्कूल से आने के बाद का होता था, वो स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे बच्चों में नहीं देखा जा रहा है। दूसरे शहरों का तो मुझे अभी इतना आंकड़ा नहीं पता है, बट हियर इन दिल्ली आई हैव सीन दैट कि चिल्ड्रन आर हार्डली स्पेंडिंग देयर टाइम इन इवनिंग व्हाइल प्लेइंग। या तो मोबाइल में व्यस्त हैं या ट्यूशंस में व्यस्त हैं। तो ऐसे में जब बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं खेलने के लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि शाम को या कोई एक ऐसा टाइम फिक्स करना जरूरी है जहाँ पे आप अपनी मेंटल इन्हेंसमेंट के लिए, अपना स्ट्रेस आउट करने के लिए, नॉर्मल छुपा छुपी गेम होता था जिसको हम हाइड एंड सीक कहते हैं, हम्म। स्टेपू होता था, पकड़म पकड़ाई होता था, और भी बहुत तरह के जो भी गेम्स हो सकते हैं, वो सब यस। खेलना प्रेफर करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा कि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो स्पेशली ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है, और ये धीरे धीरे बहुत गिरता जा रहा है कि बच्चे बाहर ही नहीं निकलते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, वैन में बैठ के कोचिंग चले जाते हैं, फिर रात में आके इतना थक जाते हैं कि सिर्फ सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें सुबह फिर से स्कूल जाना है। ये आजकल बहुत कम हो गया है, पर मेरा ये कहना है कि आप लोग जरूर दिन में 1 घंटा तो कम से कम नेचर से इंटरेक्ट हो, नेचर में जाएं। भले ही आप कुछ खेल नहीं रहे हैं, बट दोस्तों से मिलें, सोशलाइज करें, बात करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम भले ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। अब मैन इज अ सोशल एनिमल, ये हमने सुना है कि कोई हम्म। व्यक्ति अकेला तो नहीं रह सकता। तो इससे मेरा ये मानना है कि भाई आप ठीक है, आप नहीं खेल पा रहे हैं, बट आप बाहर निकलें, लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, नेचर में जाएं। नेचर के लिए 1 घंटा आपको अपने डेली रूटीन में, जैसे आप अगर रात में फ्री हैं रात में जाएं, सुबह फ्री हैं सुबह जाएं, पर जरूर जाएं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। और जो स्ट्रेस आपकी दवाइयां रिड्यूस नहीं कर सकती, वो स्ट्रेस आपका नेचर जरूर रिड्यूस कर सकता है। वेरी वेल सेड हमेशा। और ये आज के दिन में जिस तरीके से कभी कभी बिना रीजंस के भी जो हमारे शरीर में बीमारियां घर कर रही हैं, उससे बचने के हम्म। लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम। सो हमेशा मेरा एक अपना अपना एक आकलन है, और जितना मैंने आपको समझा है या आपके बारे में पढ़ा है, मैंने ये जाना है कि आप एक डिबेटर है ना। और पिछले कई सालों से डिबेटिंग के क्षेत्र में आपने एक स्थान प्राप्त किया है। पर मैं अगर आपको पहले के जमाने की बात बताऊं तो घरों में ही बहुत ज्यादा, अगर आप बातों को काट रहे हैं, या जो आपको पसंद नहीं आ रहा है उसके बारे में अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं, तो आपको बड़ा ओपिनिएटेड मान लिया जाता था, या ऐसा बोल देते थे कि बड़ा बदतमीज टाइप का पर्सन है, हर बात का जवाब दे देता है। बट विथ टाइम्स ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। इन दिस जनरेशन, मैं कहूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि जहाँ पे आप लोगों को आपके पेरेंट्स सुनते हैं, या हमारे बच्चों को भी हम सुनते हैं, और उनके ओपिनियंस की उतनी ही कद्र करते हैं जितनी आउटसाइड वर्ल्ड में होनी चाहिए। तो ये जो एक टाइम गैप है, इसमें जो शब्दों हम्म। को, जो ओपिनियंस को एक अलग फॉर्म में रखा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, मेरा कहना ये है कि
अ, बिल्कुल मुझे लगता है कि पहले के जमाने में हमें इतना हक नहीं था बोलने का। पर अगर हम देखें अगर हम देखें कि हमारा जो देश है वो एक धार्मिक देश है। वो धर्म को सबसे ऊपर रखता है, धर्म के अनुसार चलता है, पुराणों के अनुसार चलता है। उसमें हमारे पुराणों में भी लिखा गया है। पर आपने वो गेम का नाम सुना है, चाइनीज विस्पर? या जिसमें एक डमशराज जना टाइप? कुछ बोलता है, इस तरह के एक जना कुछ डमशराज? बोलता है। नो, नहीं नहीं, दम शराज अच्छा। नहीं। लाइक उसमें होता है ओके। कि प्लीज। बहुत सारे लोग एक सर्कल में बैठे होते हैं। फिर हम्म। एक जना जो रहता है वो एक जने को एक सेंटेंस बोलता है, और फिर हम्म। लास्ट तक आते आते वो सेंटेंस कुछ और ही बन जाता है। हम्म। वैसे ही हमारे पुराणों के साथ भी हो। उसमें जो हमारे नियम लिखे गए, उसमें जो हमारे बातें लिखी गई, वो बहुत साइंटिफिक हुआ करती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनको अपनाया गया, उनको समझा गया। पहले तो मोनार्की हुआ करती थी, एक राजा हुआ करता था हम्म। और सब उनकी प्रजा हुआ करते थे। उसके अनुसार जैसा राजा ने कहा, जैसा नियम राजा ने समझा, जैसा नियम राजा ने बनाया, उस अनुसार ही लोगों को मानना पड़ता था। हम्म। तो पहले के जमाने में मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों को बोलने का हक नहीं या उन्हें बदतमीज कहा जाता था, बट ये जा सकता है कि कुछ नियम ऐसे हो गए थे जिसमें यदि कोई आवाज उठा रहा था तो लोगों को समझाने का तरीका अलग हुआ करता था। पहले के हम्म। जमाने में उतनी खुली छूट हमें नहीं थी कि हम कुछ भी बोल सकें। लेकिन जब हम बोलते थे, हम अपनी बात लोगों तक, हमारी बात पहुंचाने का तरीका जो आज हम सीधे जाके बोल देते हैं, वो हम्म। पुराने जमाने में अलग हुआ करता था, क्योंकि एक राजा हुआ करता था। और अब आज के जमाने में हम यदि देखें तो आजकल का देश एक डेमोक्रेटिक देश है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जब लोग ही, जहाँ लोग ही राजा हैं, लोग ही चुन रहे हैं अपने नेता को और लोग ही बोल रहे हैं। आजकल की ये फ्रीडम हमारी, जैसे गवर्नमेंट बदली, इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही हमारा धीरे धीरे लोगों ने पुराणों के सही मतलब समझे कि हमारे पुराणों में लिखा क्या गया था, वो कहना क्या चाह रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का दिमाग बढ़ा, इवोल्यूशन के साथ साथ ब्रेन का वो बढ़ रहा है, जैसे कि साइंटिफिकली कहा जाता है। तो हम्म। लोगों ने पुराणों के, अब पुराने जमाने में जैसे देवी अहिल्या बाई ने स्त्रियों के लिए आवाज उठाई थी। हम्म। उन्होंने ये कहा था कि स्त्रियों को भी पढ़ने का हक है। राजा हम्म। राम मोहन रॉय जी ने ये कहा था कि बाल विवाह, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, और करेक्ट। जो विधवा हैं उनका फिर से पुनर्विवाह शादी होना होनी चाहिए। चाहिए। हम्म। हाँ, पुनर्विवाह होना चाहिए। उन्होंने भी आवाज उठाई थी, पर उन्हें बदतमीज या फिर ऐसा नहीं ठहरा गया था। उन्होंने ये कहा, उनकी बात को समझने वाले जो थे बट उन्हें वो लोग उसका थोड़े, रिपरकशन सहना पड़ा था, डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय उनको, को। हाँ, पहले के जमाने में लोगों को समझाने का तरीका अलग हुआ करता था। पहले के जमाने में आपको सबसे पहले बात अपनी राजा तक पहुंचानी होती थी। उसके हम्म। बाद जब राजा बोलता था तब वो करते। पर आज के जमाने में हम ये देखते हैं कि आजकल लोग सीधा जनता तक पहुंचा रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने लोग चैनल्स पे लाइव चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें फ्रीडम तो मिली है, पर ऐसा नहीं है कि हमें फ्रीडम पहले नहीं थी। पहले बस लोगों को समझाने का तरीका कुछ और हुआ करता था, और आज के जमाने में लोगों को समझाने का तरीका कुछ और है। तो शब्दों के लिए, शब्दों का वो बदला तो है, पर ये है कि बस मेरा यही कहना है कि हम उन्हें बदतमीज नहीं ठहराते थे, हम बस उन्हें अपने पुराणों के अनुसार, हमने जो समझा था, हमें जो बताया गया था उनके अनुसार उन्हें एक इतनी आसानी से समझना नहीं चाहते थे। पर जब हमें समझाया जाता था, जब हमें बताया जाता था, राजा राममोहन रॉय ने भी जब सती आखिरकार रुकी, उन्हें हम्म। शुरू में भले ही थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े उस चीज के, बट उन्होंने आखिरकार लोगों को अपनी बात समझाई। पर लोगों को जब समझ में आई तो उनकी वैल्यू भी समाज में बहुत बढ़ी। आज के जमाने में भी यही है कि हमें छूट है बोलने की, पर आज के जमाने में भी लोग इतनी आसानी से नहीं समझते हैं, उनको समझाना पड़ता है। तो यही बस मेरा इसमें कहना है। अमीषा, स्कूल से अब आप कॉलेज की तरफ जा चुके हैं और मुझे लगता है कि काफी इंडिपेंडेंट भी हो गए होंगे। तो और आपने बहुत नया कुछ भी देखा होगा। सो इस नए जो बदलाव है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब इंडिपेंडेंट होना इस एज में, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाना, और
यू नो स्टडी की तरफ प्रवृत्त होकर के, पढ़ाई की तरफ प्रवृत्त होकर के अपने लिए डिसीजन लेना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। मेरा ये मानना है कि स्कूल की दुनिया और कॉलेज की दुनिया ना बहुत अलग होते हैं। मतलब दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट वर्ल्ड्स जिनका एक दूसरे से ज्यादा लेना देना नहीं होता। हम्म। अब मैं कैसे बोलूँ, मतलब एक तरफ होती है हमारी स्कूल की दुनिया जहाँ हम्म। हम बेफिक्र रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमारी हम्म। सारी प्रॉब्लम्स जो है मम्मी पापा सॉल्व कर देते हैं। हमें बस, हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हमारा बस एक काम होता है कि हमें पढ़ाई करनी है और एंजॉय करेक्ट। करना है। हम्म। स्कूल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ हम सिर्फ सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, और सब मम्मी पापा के एक्सपीरियंसेस है, मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करते हैं, सुनते हैं, और बस हम वहीं तक रहते हैं। हम्म। उसके बाद फिर आती है हमारी कॉलेज की लाइफ, जहाँ हमारी लाइफ हमारे बहुत सारे टेस्ट लेती है। जैसे अकेले खड़े, अकेले कैसे रहोगे, सब कुछ खुद करना, जब तुम्हारे पास मम्मी पापा नहीं होंगे तो तुम कैसे करोगे। हर हम्म। तरफ से आपके टेस्ट्स लिए जाते हैं। कॉलेज आके मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब सबसे एक जो चीज मुझे याद आई थी वो था दंगल मूवी, आपने देखी होगी। दंगल का डायलॉग था हाँ जी। उसमें, महावीर जब आमिर खान गीता, आमिर खान जो महावीर सिंह फोगाट जी बने थे, और वो जब वो गीता को नदी में धक्का दे देते हैं, और उसको बोल, और जब वो पानी में बेचैन हो रही होती है, तो उसको वो सिर्फ एक डायलॉग बोलते हैं कि हर जगह तारा पप्पा तने बचाने नहीं आएगा, मैं तने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तने खुद है। ये डायलॉग मुझे कॉलेज, उस टाइम तो मैंने जब मूवी देखी थी तब तो मेरे साथ ऐसा था कि ठीक है होता रहता है, लेकिन जब मैं कॉलेज आई तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हर जगह हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिंदगी हमारी है, लड़ना हमें ही है, जीना हमें ही है। हम्म। तो हमारे मम्मी पापा सिर्फ हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, पर सोल्यूशन को लाइफ में अप्लाई करना वो कॉलेज आके हमने सीखा। बाहर जाके पढ़ना मेरे हिसाब से हमें खुद के पैरों पर खड़े होना सिखाता है, लोगों को परखना सिखाता है कि कौन सही है कौन गलत है कौन कैसा है। दुनिया की असलियत जो होती है वो हमें दिखाता है। हमें हमारी सपनों की दुनिया जो हम घर बैठे देख रहे होते हैं उससे निकाल कर हमें असली दुनिया कैसी होती है वो उससे वाकिफ कराता है। ये सिखाता है कि हमें खुद कैसे लोगों से लड़के अपनी अपॉर्चुनिटीज देखनी है, अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, और वो सिखाता है। और हमारी लाइफ में ट्वेल्थ तक, स्कूल तक सिर्फ पढ़ाई 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 होती है। तो पढ़ाई के अलावा भी इस लाइफ में और भी चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स कैसे रियल लाइफ में होते हैं वो सिखाता है। जहाँ स्कूल हमें एक अच्छे कॉलेज के लिए तैयार करता है, जैसे हमारी पढ़ाई अच्छी हो और हमारी जॉब अच्छी लगे, वहीं कॉलेज हमें मेरे हिसाब से आगे आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करता है। करेक्ट। हमेशा आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपने कोचिंग्स भी ली होंगी। हम्म। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत टफ हैं, और अगर आप किसी बड़े नेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। सो मान लीजिए आपका पहले किसी अटेम्प्ट में कहीं पे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो हम्म। क्या ये कितना सही है, और आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि एग्जाम्स में किन को रीअपेयर होना चाहिए जिससे उनका मनोबल भी बढ़ा रहे, या अगर बाय चांस रीअपेयर नहीं हो रहे हैं तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज जो आप बच्चों को सजेस्ट करोगे या पेरेंट्स को सजेस्ट करोगे कि व्हाट आर द प्रॉफिट्स एंड यू नो लाभ और हानि क्या है रीअपेयर होने के लिए? ओके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे कॉलेज से करने के लिए मैंने भी कोचिंग की थी, और मेरा ये मानना है कि कोचिंग आपके लिए सिर्फ 10% करती है, बाकी हम्म। 90% आपकी खुद की मेहनत है। कोचिंग वाले आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आपकी मेहनत में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो करना है, लेकिन यदि ऐसा कुछ है कि मान लीजिए आप, भले ही आप ये देख रहे हैं कि मैं अच्छी कोचिंग में जा रही हूँ तो मुझे खुद से कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, जो काम है मेरी कोचिंग कर देगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग स्कूल जो है वो आपको 10% एफर्ट्स देगा, बाकी 90% आपके एफर्ट्स हैं।
हम्म। कोचिंग मेहनत हमें ही करनी है। कोई कोचिंग हमारी जगह आके पेपर नहीं लिखेगी, पेपर हमको ही लिखना है। हम्म। कोचिंग सिर्फ हमारे लिए ये करेगी कि अगर हम मेहनत करके 10th फ्लोर पे पहुंच गए, तो वो हमें 20th फ्लोर पे पहुंचा देगी। हम्म। और रही बात रीअपियरिंग की, तो मेरा ये मानना है कि रीअपियर, जैसे मेरा जेई में नहीं हुआ था, मेरा एडवांस में सिलेक्शन हुआ था, बट आईआईटी या एनआईटी मुझे कोई नहीं मिल पाया था। हम्म। मेंस मेरा क्लियर हुआ था, एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एनआईटी में मेरे को नहीं मिल पाया था। तो हम्म। अ, मेरा ये कहना था कि हमारे टाइम पे कट ऑफ भी काफी हाई चला गया था चीजों का। हम्म। तो रीअपियर होने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम हमारे दोस्तों को हमसे आगे जाता हुआ देख लेते हैं, अब जैसे कि मतलब मेरा ड्रॉप लेने का मन नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने भी कहा था कि ड्रॉप मत लो, साल मत हम्म। बर्बाद करो। अगर तुम्हें करेक्ट। लगता है कि तुम निकाल लोगी फिर से करके, तो हम्म। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, 1 साल हम्म। वहां जाओ और वहां जाके तैयारी करो। हम्म। इससे इन केस अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम चले जाना। लेकिन यदि नहीं हुआ, तो तुम्हारा साल नहीं बर्बाद होगा। जनरली ऐसा होता है कि हम एक बार जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा वो चीज़ नहीं पढ़ पाते। और स्पेशली जब हम हमारे दोस्तों को हमसे आगे जाता हुआ देखते हैं, हमारे जूनियर्स को हमारे बराबर आता हुआ देखते हैं, वो काफी बच्चों से सहन नहीं हो पाता। हम्म। और जैसे कि ड्रॉप लेने के बाद अगर हम मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कॉलेज भी नहीं गए, हमने पूरी रात दिन रात मेहनत करके, कई बार आसमानी सुल्तानी कह के नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या सिचुएशन आ जाए। हम्म। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसके कारण आपका नहीं हो पाया और आपको कोई वापस छोटे मोटे कॉलेज में ही जाना पड़ा, आपके हम्म। जूनियर्स आपके साथ आ जाएंगे, आपके दोस्त आपसे आगे चले जाएंगे, कई बार ये चीज डिप्रेशन का कारण बन जाती है। हम्म। तो मेरा बेसिकली ड्रॉप के केस में ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो भी साल ना बर्बाद करें। एक भले ही छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर आपका पहली बार में नहीं निकला, हताश नहीं हो, आपको पूरा भरोसा है आप अगली बार कर लेंगे, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और वहां से फिर तैयारी करें। और क्या आप अगर ऐसा आपका मान निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या जी। आपका ऐसा मानना है कि इस पूरे मामले में, चाहे बच्चे हो या पेरेंट्स हो, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम्म। होना बहुत जरूरी है इस संबंध में? बच्चे को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि वेदर ही कैन यू नो गेट थ्रू और नॉट। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जबरदस्ती का प्रेशर बच्चे पर ना डाले। कभी कभी हाँ, सोसाइटल इसमें प्रेशर के 11। कारण, कभी हाँ, कभी बच्चा अक्सर सोसाइटल गलत कदम प्रेशर, उठा लेता है। बच्चे तो गलत कदम उठाते ही, पेरेंट्स भी रिपेयर रीअपेयर होने के लिए बच्चे को बड़ा फोर्स करते हैं। हम्म। इसमें मेरे को लगता है कि 11th 12th जब बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, इसमें बच्चे से ज्यादा उसके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बच्चे को मेंटली रिलैक्स करना, बच्चे से बात करना, ये सारी हम्म। जिम्मेदारी एज अ पेरेंट उनको निभानी होती है। क्योंकि हम्म। इस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आप, जब मैं 11th में थी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पे, कि मेरी कोचिंग्स पे भी मैं कोचिंग, स्कूल, 12th बोर्ड का प्रेशर, जेई निकालने का प्रेशर, बहुत प्रेशर था। उस टाइम हम्म। पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे जितना समझा, मुझे वो लोग बस ये बोलते थे कि तू अपना बेस्ट दे, निकले ना करेक्ट। निकले एग्जाम कोई बात नहीं, हम्म। बस तू अपना बेस्ट देना, आगे जाके तुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तू इससे और अच्छा कर सकती थी। उनका सिर्फ हम्म। ये कहना था। मेरा जब भी मैं स्ट्रेस होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया था इस स्टेज में। तो मेरा यही कहना है कि इस मामले में, और ऐसे इस टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चे को काफी ज्यादा समझ भी जाते हैं कि हम्म। बच्चा हमारा कितना कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। और इस बेसिस पे बिल्कुल सही बात है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्त कोई ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ले लूंगा, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये हम्म। वाली स्थिति इस सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, मुझे मैथ्स नहीं पसंद, तो मतलब मुझे मैथ्स पसंद है लेकिन मेरा दोस्त कॉमर्स जा रहा है तो मैं भी कॉमर्स जाऊंगा। ये हम्म। वाले डिसीजंस में दोस्ती मेरे हिसाब से नहीं आगे आनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स से बात करके हमारी हमें हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमारी लाइन में जाना चाहिए। और अगर हमें हम्म। लगता है कि हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करें।
और पेरेंट्स अगर सपोर्ट सपोर्ट करते हैं तो फिर बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके हमेशा, मुझे लगता है कि लोग आपकी बातें जरूर सुनेंगे, और इस क्वेश्चन पे जो हम हमेशा पॉन्डर करते हैं, उसका एक डिसीजन मेकिंग पाथ जो है आपने आज लोगों को जरूर शेयर किया है, तो थैंक यू फॉर इट। So, Amisha, why do you think that pursuing cyber engineering from this point of view, how you are going to give back to the society? I believe engineering is a way of giving back to the society because today almost every part of our life is connected to the digital world. Like engineering has everything. Even if you talk about civil engineering, mechanical engineering, computer science engineering, and especially I'm pursuing the cybersecurity engineering. Hmm, And I believe my field of engineering is a way of giving back to the society because, like, today technology has advanced a lot, hmm, and every part of our life is connected to the digital world. Like, we are also having a meeting on Zoom. Today, many classes are online. correct. So, even if you talk about education or whether it's banking, healthcare, or communication, anything, that's all has become digital. But with these benefits, like every coin has two sides, right? These benefits also come with risks like hacking, fraud, and cybercrime. Hmm, And many people don't even realize how vulnerable they are online. For me, if I talk about becoming a cyber engineer, is like taking responsibility to protect others in the digital space. hmm, Just like soldiers guard our borders physically, as in my intro I already said, cyber experts guard the invisible borders of our nation, which are online. hmm, If we talk about real life examples, like recently, cyber attacks from Pakistan happened correct. on Indian websites and government portals. So these incidents remind us basically that war nowadays is not only fought on lands, but Hmm, also in the cyberspace. That's why I feel personally that cyber engineering is a way of serving to the country. Is a cyber engineering is my way of serving to the country and to the society by protecting people and building trust in technology and making sure the digital world stays safe for everyone. That's why I chose this cybersecurity field. apart from that, when you were talking about Indo-Pakistan war, so इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर था, that was more about technical, war. It was more about cyber war rather Mhm. than Yes. man to man one. And people were Yes, ma'am. amazed to see India's performance over there. जो हमने एक अपने को टेक्निकली इतना साउंड किया था, अपने को परफॉर्म किया था, तो दैट वाज रिमार्केबल। एआई पावर्ड पूरा सिस्टम इस बार इंडिया में करेक्ट। बना के, लाइक अब हम्म। फुल्ली इंडियन मेड, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में आगे बढ़ने के लिए, अगर आप और आप जैसे यंग जो जनरेशन के बच्चे हैं, उनको बस मैं एक आइडिया देना चाहूंगी कि इंडियन डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए, और आपके पास अगर कोई आइडियाज हैं उसको आगे ले जाने के लिए, आइडेक्स करके कंपटीशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओके। वेबसाइट पे जा करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई ऐसा ड्रोन जैसा कुछ उपकरण बनाया है, हम्म। आप वहां पे जा करके अपने को एनरोल करके एंड यू कैन परफॉर्म एंड लेट द पीपल नो कि किस तरीके से आप अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। ओके, नाइस। ये पता नहीं था। अब जाएंगे। हम्म। हाँ, तुम चेक करना आईडेक्स IDEX करके, यू विल गेट टू नो। ओके, श्योर श्योर। अमीषा, इस एज पे जब बच्चे डूम स्क्रॉलिंग, BTS, इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप जो है अपने को अध्यात्म से कैसे जोड़ पाती हैं,
और अपनी मन की शांति के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स के बीच से आप निकल रही हैं, जूझ रही हैं, तो अपने मन की शांति के लिए आप क्या, डेली लाइफ प्रैक्टिस क्या रहती है? मेरे हिसाब से देखे जाए तो आज का जमाना ना बस ट्रेंड्स पर चलता है, बहुत शॉर्ट टर्म सा हो गया है। लाइक मतलब जैसे कि हम इंस्टा पर देखते हैं कोई एक रील या एक गाना इतना वायरल हो जाता है कि बस सब उसी पर रील बनाने लग जाते हैं। सबको बस हम्म। वायरल होना है, सबको फेमस होना है। आज हम्म। का जमाना भेड़ चाल बहुत ज्यादा चल रहा है। हम्म। बट सच कहूं तो मुझे पता नहीं, अंदर से ये चीज समझ ही नहीं आती। और हम्म। कुछ टाइम बाद ये गाना ऐसा मतलब चला जाता है, या वो वीडियो या रील ऐसे हट जाती है और सब उसको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करी थी। हम्म। और आज के जमाने में देखें तो मन को शांत रखना तो सबसे ज्यादा चुनौती है। इतना स्ट्रेस, हम्म। इतना एंजाइटी, ये सब होना, मन को शांत रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी आज के जमाने में ये है। हम्म। तो ऐसे में मुझे अध्यात्म से जोड़ती है मेरे मम्मी पापा और दादी द्वारा दी गई सीख, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम्म। और उन्होंने मुझे फिर रामायण महाभारत भी दिखाया। वहां से भी मुझे ये सीख मिली कि इंसान की लड़ाई दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। हम्म। वी फाइट इनर बैटल्स मोर देन द आउटर। करेक्ट। फिर जब मैंने ध्यान से महाभारत देखी, कई बार मम्मी पापा से बातों बातों में, दादी से बातों बातों में सीखा। श्री कृष्ण जी का ये श्लोक मुझे मेरी दादी ने बताया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हम्म। अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हम्म। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम्म। ये श्लोक से दादी ने मुझे सुनाया था और ये कहा था कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, चाहे तुम कितने ही परेशान क्यों ना हो, चाहे तुम कितनी चुनौतियों से क्यों ना लड़ रहे हो, हम्म। भगवान हमेशा धर्म और शांति की रक्षा करता है। तो ये जब मैं सोचती हूँ, मेरी दादी की सीख जो मुझे याद आती है, इससे मुझे काफी ज्यादा मन की शांति मिलती है। और ये बात मुझे ये भी विश्वास दिलाती है कि चाहे इस दुनिया में अधर्म कितना भी बढ़ जाए, न्याय तो होना ही है। न्याय होके रहेगा, क्योंकि आज भी भगवान है और वो अन्याय को या अधर्म को कभी नहीं जीतने देगा। तो ये चीज मुझे अध्यात्म से जोड़ती है। बट अगर मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे विस्तार दूं, तो ऐसे न्याय का क्या जो समय सीमा के अंदर ना मिले, हम्म। ऐसे जस्टिस का हमें क्या फायदा होने वाला है? मन की शांति उस समय तक का सारी पूरी तरीके से विक्षिप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाद में जस्टिस मिला तो क्या मिला? अब अगर हम ये देखें तो कई बार ये भी लिखा हुआ होता है, ये सब भी ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा है कि हमें सही वक्त पर ही न्याय मिलेगा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कहानी थी कि जिसमें जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बार सुनाई थी जब मैं छोटी थी, जिसमें हम्म। वो बोलते हैं कि एक सेलर था और उसको जाना था। हम्म। तो वो जाम में फंस गया था, या नहीं, जाम में फंस गया था और वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन उसको उसका जहाज वेट कर रहा था, लेकिन जहाज निकल गया। और जब वो बीच रास्ते में था तो उसको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो और उसको जेल में डाल दिया। हम्म। और उसी बीच में उसका वॉलेट भी चोरी हो गया था। हम्म। तो फिर उसने ये देखा कि, और उसने बहुत बहुत चिल्लाया कि भगवान, मेरे को मेरे परिवार से मिलने जाना था, मेरा जहाज आपने छुड़वा दिया, ऐसे नहीं होता, आप बहुत बुरे हैं। और ऊपर से मेरा वॉलेट भी चोरी हो गया, मैं लाइसेंस भी भूल गया, सब मेरे साथ हो गया, और मैं जेल में बंद हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो ये देख रहा था, तब उसको न्यूज में दिखा कि वो जहाज जो था वो क्रैश हो गया। जिस जहाज में वो अपने परिवार से मिलने जाने वाला था वो क्रैश हो गया। हम्म। और जिस इंसान ने उसका वॉलेट चुराया था, उसके परिवार में एक ऐसा बच्चा था जो बीमार, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। हम्म। उसके पैसों से उस बच्चे का इलाज भी हो गया। और वो जिस इंसान ने उसका वॉलेट चुराया था वो खुद पुलिस स्टेशन फिर आया कि मैंने इनका हम्म। वॉलेट लिया था, इन्होंने इनने मेरी मदद की, और आप इनको छोड़ दो। तो अब न्याय चाहता
तो उसको उस वक्त मिल जाता, और वो चाहता तो उस टाइम भी बाहर, मतलब अपने वकील को कॉल करके बुला लेता कि मैं, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ये लोग मेरे को लाइसेंस के लिए भी बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हो हम्म। सकता है कि उस टाइम उसका जेल से निकलना सही नहीं था, और अगर वो जहाज पकड़ लेता तो शायद वो खुद अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाता। तो ये सब आपकी भी इस बस हमारा लिखा हुआ है कि जो आपकी इस है बात सब। से मुझे अभी एक वो बात याद आई कि हाल ही में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, देयर वाज ओनली वो। वन गर्ल हु मिस्ड हर फ्लाइट, और उनकी फ्लाइट मिस हुई हम्म। और वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। सो समटाइम्स यू आर राइट कि जस्टिस मिलने में देर होती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद जस्टिस, इट इज ऑल अबाउट फेट, आई वुड से। हम्म। वो कहते हैं कि ऊपर वाले के घर ढेर है पर अंधेर नहीं। हाँ, तो हर चीज राइट टाइम पे ही होती है। करेक्ट। अमीषा, जीवन में एक ऐसा मोड़ क्या था, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ क्या रहा जिसने आपकी उपलब्धियों के रास्ते खोल दिए? क्योंकि मेरे ओपिनियन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर छोटी सफलता आपको बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाती है। जीवन की हर सीढ़ी आपको, चढ़ती हुई सीढ़ी आपको ऊपर की ओर अग्रसर करती है। तो ऐसे में जब छोटी ही कोई सफलता मिली हो, उस सफलता पे क्यों नहीं आपको गुमान होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, और उससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। अ, सफलता एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम्म। और मुझे भी कई छोटी छोटी सफलताएं, जैसे स्कूल में जीतना, स्पोर्ट्स में जीतना, ये सब मिलती रही हैं। लेकिन हम्म। मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आज तक रहा है वो रहा है वीर गाथा में, हम्म। जहाँ पे मैं इंडिया के टॉप 25 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे उनमें से एक थी मैं। हम्म। जिसके लिए मैंने जिस जहाँ पे जनरली मेरा ऐसा था कि मेरे को लिखना ज्यादा पसंद नहीं था। मैं हम्म। बस ऐसे मन के विचार लिख दिया करती थी। लेकिन जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लिखूं, मैंने हम्म। एक ऐसे लिखा था सूबेदार संजय कुमार जी पर। हम्म। और वो ऐसे मेरा सिलेक्ट हुआ था। हम्म। और आउट ऑफ, आई गेस, 2 लाख या 20 लाख, मुझे याद नहीं है, उसमें से 19 ऑल ओवर लैक्स इंडिया, ऑलमोस्ट। उसमें हम्म। से मैं टॉप 25 स्टूडेंट्स में जब सिलेक्ट हुई थी, पहले हम्म। तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ था कि मेरे साथ कैसे हो गया। पर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे मैंने वो अचीवमेंट के लिए, जब मैं जहाँ पे मुझे टॉप 25 के लिए हमें डीआरडीओ में बुलाया गया था, वहाँ पे हमें डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने, आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ जो थे वहाँ पे, उनसे जब मुझे सम्मान मिला, और जब मैंने ये देखा कि उस अचीवमेंट ने मुझे, मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। हम्म। लिखने को कभी मैंने अपने जीवन में इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन उस अचीवमेंट के बाद मैंने लिखना शुरू करा। मैंने हम्म। कहा कि कई बार होता है कि एक छोटी सी जीत आपको एक बड़े दरवाजे खोल देती है, आपके लिए करेक्ट। नए रास्ते खोल देती है, आपको एनलाइटन कर देती है कि आप और भी कुछ कर सकते हो। हम्म। तो वो वीर गाथा वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था, वहां पे हम्म। टॉप 25 बच्चों में सिलेक्ट होना, उसके बाद एक देश के सबसे टॉप के लोगों से, डिफेंस मिनिस्टर से और आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ से अवार्ड लेना, वो मेरे हम्म। लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। और मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो हमारे लिए, हमें चाहे बड़ी अचीवमेंट हो चाहे छोटी अचीवमेंट हो, अचीवमेंट हमें एक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हम्म। हमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, हम्म। मेरा ऐसा मानना है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सफलता अपने में बड़ी है, और अपनी हर सफलता को आपको इनकैश करना चाहिए। मुझे मतलब विद टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि वो मेहनत आपकी अपनी है। वट एवर पीपल हम्म। से डजेंट मैटर, यू जस्ट हेयर इट, मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, बट अपनी उस सफलता के बारे में कह करके भी आप लोगों को इनकरेज कर सकते हो कि उनसे जो कमिंग जनरेशन है उनको उसके बारे में पता चले। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज करने के बाद आज ये एक पहला इंटरव्यू है, एंड मुझे लगता है मुझे ऐसे बच्चे बहुत कम मिले हैं जिसमें से आप उनमें से एक हो।
जो हिंदी भाषा को बहुत महत्व देते हैं। इंग्लिश भाषा से कोई गुरेज नहीं है, बट आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो और डिबेटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, इन सब के बावजूद आपने एक बात बहुत खुलेपन से कही, मुझे बताई थी कि आपको जब भी कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, अपनी बात को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आप इंग्लिश के बदले हिंदी भाषा का प्रयोग करना बहुत बेहतर समझते हो। हम आज के दिन में उस एज में हैं जब हाँ, आपकी उम्र के बच्चे एटलीस्ट ये कहने में एक सेकंड भी नहीं लगाते कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, हम हिंदी में लड़खड़ा रहे हैं। और एट द हम्म। सेम टाइम कई राज्यों में भाषा को लेकर के विवाद है, हिंदी भाषा को लेकर के विवाद है। उसके पीछे बच्चों की जो मानसिकता है, उसके पीछे सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी है जिसमें अभी तक का हिंदी को सिर्फ एक लैंग्वेज तक इम्पोर्टेंस मिली है। बट एनईपी की नई नीतियों के तहत और सरकार की जो योजनाएं हिंदी को लेकर के, उसमें अब जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। तो हिंदी के बारे में और अन्य भाषाओं के बारे में आपका क्या मंतव्य है, इस बारे में आप जरूर बताएं। और मुझे इस बात से बात करने में बहुत गर्व महसूस होता है, इस बात को बताने में भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप उनमें से एक हो। मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी को कुछ ऐसे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी, बट इस मामले में मेरा ये कहना है कि इंग्लिश जो थी वो हमारी भाषा कभी थी ही नहीं। इंग्लिश हमने हम्म। सीखी अंग्रेजों से। अंग्रेजी भाषा हम्म। हमारी ओरिजिनल, हमारी जो मेन भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी। हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि मान लेते हैं कि हम आज इंग्लिश में बात करते हैं सबसे, पर हम्म। हमें शर्माना नहीं चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है। हाँ। हमें कोई इस बात में कैसी शर्म, जब अगर आप हम देखें कि हम फ्रांस चले जाएं, फ्रांस जाने के लिए हमें फ्रेंच सीखनी पड़ती है, जर्मनी हम्म। जाने के लिए हमें जर्मन सीखनी पड़ती है, जापान जाने के हम्म। लिए हमें जापानीज सीखनी पड़ती है। तो ये देख के मुझे काफी बुरा लगता है कि हिंदी जब लोगों को भारत आना होता है तो लोग क्यों इंग्लिश में बात करते हैं, क्यों वो लोग लोगों को फोर्स नहीं करते कि तुम हिंदी सीख के आओ। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं खुद जब भी मेरे को किसी से बात करने का मौका मिलता है, मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करती हूँ। और आजकल खैर ये जो भाषा विवाद चल रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक तंत्र है। पॉलिटिकल एजेंडा है, तर्क है, हाँ। हाँ, जिससे बस वोट मिल जाए। और ऐसा कहना नहीं चाहिए नेशनल टीवी पर मेरा ऐसा मानना है कि ये लोगों को अगर हम सिखाएंगे, लोगों को अगर हम लोगों तक हमारी बात पहुंचाना चाहेंगे। अगर मैं हम्म। बात करूं, मैं खुद यहाँ चेन्नई में हूँ, हम्म। तमिलनाडु, जहाँ पे खुद तमिल भाषा को इतना महत्व दिया जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा है कि कई लोग इतने अच्छे हैं, जो लोग समझते हैं वो लोग खुद हिंदी में बात करते हैं। हम्म। यदि कोई वो देखते हैं किसी को और ऐसा हर स्टेट में, हर राज्य में ऐसे लोग होंगे, हर राज्य हम्म। में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे देश की भी एक भाषा होनी चाहिए हिंदी, जिसको महत्व देना बहुत जरूरी है। हम्म। माना हिंदी का महत्व अभी धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इसी भाषा से जाने जाते हैं कि हम भारत से हैं और भारत में हिंदी ही एक राजभाषा है। बस अब है। इस भाषा को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने का बस मेरा एक एम है कि बस किसी तरीके से हिंदी जो है वो एक राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द बने और हर स्टेट में इसको लागू किया जाए। आजकल के बच्चे जो हैं, माना उनकी गलती नहीं है, पर उन्हें ये बात वो जो इतनी बेफिक्राई से बोल देते हैं कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, बस ये बस मेरे को थोड़ा लगता है कि ऐसा उन्हें बोलने में थोड़ा शर्म आनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, उन्हें ऐसा सीधे नहीं बोलनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए। क्योंकि हम्म। देश में तो हम सरवाइव कर लेते हैं, पर जब हम विदेश में जाते हैं तो हम
ऐसी कंट्री से माने आए हैं, वो लोग हमें सीधे ये बोलते हैं कि ये भारत से है। और हम्म। भारत की पहचान ही विदेश में हिंदी से मानी गई है। जब हम्म। स्वामी विवेकानंद जी भी बाहर गए, आप देखें, और जितने भी हमारे डिप्लोमेट जो बाहर गए हैं, जितने भी बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, वो सब हम्म। भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। उनकी भी ये माना जाता है कि हाँ, हिंदी इस ये जिस देश से आते हैं उसकी मेन भाषा हिंदी है। तो जब विदेशी हमारी और कई और मैंने एट्थ में एक चीज पढ़ी थी, जहाँ पे हमें एक हिंदी बुक में चैप्टर था। वहां हमें ये बताया गया था कि रशिया के स्कूल्स में एक प्रोग्राम होता है कि उन बच्चों को इंडिया टूर पे लाया जाता है। जो हम्म। बच्चे वहां पे हिंदी में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके हम्म। स्कूल्स में, उनमें से टॉप 10 या टॉप 20 बच्चों को इंडिया टूर पे लाया जाता है। तो ठीक मैं है। ये कहती हूँ कि जब विदेशी हमारी भाषा को इतना सम्मान दे रहे हैं, हिंदी एक इतनी खूबसूरत भाषा है, जब विदेशी हमारी भाषा को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हमारे देश में हम क्यों शर्माते हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। आपकी ही इस जी। बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा इसमें और उदाहरण ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मॉरिशस में लोग जो हैं, उनकी पहचान भोजपुरी भाषा से है। भोजपुरी जो है वो इंडिया की भोजपुरी से काफी डिफरेंट है। जो मतलब उसके बराबर नहीं है। आई गेस वो थोड़ी क्लिष्ट है, जो हम भारतीयों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट उन्होंने अपनी जो इनहेरिटेंस है उसको कहीं नहीं छोड़ा है। और आज के दिन भी जब भी आप अगर आप मॉरिशस के प्रेसिडेंट जब भी वो इंडिया आते हैं, या इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव मॉरिशस जाता है, तो वो भोजपुरी में अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अपनी मातृभाषा को, चाहे हिंदी हो या अन्य भाषा हो, उस पे कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। मेरा ये एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। यस मैम। हमेशा पढ़ाई लिखाई, फन, इंटरटेनमेंट, आध्यात्म और भी ऐसे कई फेदर्स होंगे जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। इसके अलावा ऐसी क्या चीज है जिसको करने में आपको मजा आता है और आप उससे बहुत इंस्पायर होते हो डे टू डे लाइफ में? पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, और आध्यात्म के अलावा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स करती है वो है रोज़ मम्मी पापा से बात करना। हम्म। मम्मी पापा से जब भी मैं दिन में एक बार, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे ज़रूर बात करूँ, जिससे जो भी मुझे दिक्कत होती है, जो भी मैं लाइफ में जब उलझ जाती हूँ, तो वो लोग मुझे उस चीज़ का सल्यूशन बता देते हैं। हम्म। और ये मैं हर बच्चे से कहना चाहूंगी, जो जो भी मेरे को सुनेंगे, कि आप चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, अपने माता पिता से कभी ये चीज ना छुपाएं कि आपको कितनी तकलीफ है। क्योंकि आपसे ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी है। और हम्म। कुछ भी हो जाएगा, वो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड में हम आज देखते हैं कि बच्चे कई बार दोस्तों के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, कई बच्चे बिगड़ जाते हैं। और फिर जब वो बाद में रियलाइज करते हैं, तो आफ्टर ऑल उनके मम्मी पापा ही उनके साथ खड़े होते हैं। हम कई बार इस एज में ऐसा होता है कि हमें मम्मी पापा अक्सर गलत लगते हैं। जनरेशन गैप हो जाता है, कई बार हमारे दोस्तों की बातें हमें इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दोस्ती मत करो, दोस्ती करो, मस्ती करो, अपना जीवन जीना चाहिए। पर हम जो कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें हमारे माता पिता से बिल्कुल शेयर करना चाहिए, उनको सब बताना चाहिए। क्योंकि वो जितना हमें गाइड करेंगे, उतना हमें लाइफ में कोई गाइड नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा भरोसा माता पिता के अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे हैं जो आपको कभी आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आपका भला ही सोचेंगे। उनकी डांट में भी कहीं ना कहीं आपकी भलाई होती है। यदि उनके हिसाब से आप कुछ गलत करते हैं, तो वो आपको डांटते हैं, कई बार प्यार से सिखाते हैं, कई बार डांटते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं से आप सही रास्ते पे आ जाएं। वो इसलिए नहीं वो आपके लिए ही पैसे कमा रहे हैं ताकि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ सकें, आप अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। उन्होंने जो जीवन जिया था, उन्होंने जो स्ट्रगल्स देखे, वो नहीं चाहते कि आप देखें। इसलिए वो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। तो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ दिन में,
पढ़ाई जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि 11th 12th में भी जब मुझे स्ट्रेस हो रहा था, मैं जब बहुत टेंशन में रहती थी, मैं रोज उनसे बात, 1 घंटा 2 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी टाइम नहीं मिलता था तो 10 मिनट हम्म। उनसे जब उनके साथ बैठ के खाना खाती थी, तो उसी में कई बार मुझे ऐसी चीजें पता चल जाती थी जो शायद मैंने कभी सोची भी नहीं थी। हम्म। तो बस यही है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा बस मम्मी पापा से रोज मैं बात करूं, और वो जितना मुझे गाइड कर सकें, कर सकते हैं वो करते हैं, और उनकी गाइडेंस से ही आज मैं इतना आगे पहुंच पाई हूँ। हमेशा एक अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने इस साल देखा भी होगा कि इस साल बहुत बारिश हुई है, और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। वैसा हर साल बोला जाता है, बट अमूमन जो पिछले कई सालों में नहीं देखा गया वो इस साल देखा गया कि बारिश के कारण काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफी बर्बादी भी हुई है। तो हम्म। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए आपका क्या वर्जन होगा? आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल मैंने सुना कि इस साल ने बारिश ने सचमुच तबाही तो मचा दी थी। हम्म। पर मेरा ये कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से हम पूरी तरह तो नहीं बच सकते, मुश्किल ही है हम्म। बचना। पर हम्म। हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कुछ तैयारियां पहले से करके रख सकते हैं, कुछ सावधानियां यदि हम बरत सकें तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो मेरा ये सुझाव है कि हम मॉनिटरिंग सिस्टम रखें, अलर्ट सिस्टम को एक्टिव रखें, जिससे हम्म। हमें ये पता चल सके कि एक अंदाजा बैठ जाए कि हमारी कितनी बारिश हो सकती है, कितना अमाउंट में बारिश होगा, और कब बारिश होगा। तो हम उस चीज को मॉनिटर कर सकें, तो हम पहले से सेफ हो जाएं। दूसरा, हम लोगों को आपदा प्रबंधन की शिक्षा दे सकते हैं, यानी हम्म। कि जैसे स्कूल और कॉलेजेस में हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलवा सकते हैं कि अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर सडनली हिट कर जाए, तो हम कैसे पहले से बच के, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे बच सकते हैं। जैसे हम्म। हमने ये सुना है कि जापान, इट हम्म। इज नोन एज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, वहां पे बहुत जल्दी जल्दी भूकंप आते हैं। तो हाँ। और वहां पे घर भी बहुत जल्दी, और ऐसा नहीं कि स्मॉल मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं, बहुत बड़े बड़े मैग्नीट्यूड, लार्ज मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं। तो हम्म। जैसे जापान ने किया, अपने आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझा, और उन्होंने फिर घर ही ऐसे इस तरीके से बनाना चालू कर दिए कि जैसे ही अर्थक्वेक आए और यदि वो घर टूटा, तो एक दिन में वापस से घर वापस बन जाए। हम्म। जैसे कि जापान इस क्लाइमेटिक कंडीशन से जूझा, वैसे ही बाकी हम चाहें तो इंडिया में भी इस तरीके के ला सकते हैं। और रही बात, एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि कई सारी योजना, जैसे शहरी और ग्रामीण योजनाएं, जैसे हम्म। कंटिन्यूअसली हम नदी नाले साफ रखना चालू करें, उनमें ज्यादा हम्म। गंदगी ना फैलाएं, हम्म। और जिससे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जैसे बारिश हुई, ज्यादा पानी भी गिर गया, तो वो फट इजीली ड्रेन हो जाएगा, और बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें इन जनरल मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें जापान से इस मामले में सीख लेनी चाहिए कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकें, पहले से हम्म। देखें कि हमारा क्लाइमेट में क्या चेंज कब कब कैसे कैसे आता है, क्या सीजनल चेंजेस होते हैं, और हम्म। इमरजेंसी के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगी। हमेशा अब तक जितनी भी बातें बोली गई वो बहुत आपने दिल से बोली, और बहुत आर्टिकुलेटेड बातें रही। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये रहेगा कि आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? वर्क इन प्रोग्रेस, मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि मैं हमेशा सीखती रहूं। आज के कंटिन्यूअस वर्ल्ड की हम बात करें तो, और अगर हम जॉब सेक्टर्स भी देखें, हम्म। तो हमें आजकल कंटिन्यू सीखते रहना पड़ रहा है, नहीं तो हम जॉब में रह नहीं पाते। अब अगर हम इंजीनियरिंग की जॉब की बात करें, या फिर हम टैक्सेशन के जॉब्स की बात करें, हमें हम्म। गवर्नमेंट के एक्ट्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं।
और अगर मैं मेरी फील्ड की बात करूँ, साइबर सिक्योरिटी की, वहां पे भी कंटिन्यूअसली जो है नए नए थ्रेट्स आते रहते हैं। तो वर्क इन हम्म। प्रोग्रेस का मतलब हम कंटिन्यूअसली सीखते रहें, नया नॉलेज गेन करते रहें और हम्म। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक जगह स्थायी ना होके हम कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट करते रहें। हम्म। इसका वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता कि हम अधूरे हैं या फिर हम हम्म। कमजोर हैं। इसका हम्म। मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि हम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, हम कंटिन्यू इम्प्रूव कर रहे हैं, हम नए नॉलेज के लिए खुद को रेडी रखते हैं। मैं मानती हूँ कि हर अनुभव, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, या टेक्नोलॉजी हो, या जीवन का कोई भी दूसरा पहलू हो, कोई भी अनुभव हो, हर हम्म। चीज मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है, मुझे अगले कदम के लिए तैयार करती है। और वर्क इन प्रोग्रेस होना मेरे लिए खुद को इवॉल्व करना है और लगातार या आगे बढ़ने की यात्रा करने का हिस्सा, ये मैं कहना चाहूंगी। वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव थॉट। मुझे लगता है कि हर बच्चे को, इनफैक्ट हम जैसे बड़े लोगों को भी इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जीवन जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने का नाम है। और वो आगे बढ़ने को अगर हम कोट अनकोट करें तो दैट इज समथिंग नियर टू वर्क इन प्रोग्रेस। अपने को बेहतर बनाने के लिए आज से, जिसे कहते हैं, और अच्छा बनाने के लिए लाइफ शुड बी ऑलवेज इन द वर्क इन प्रोग्रेस शेड्यूल। यस मैम। तो आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही आर्टिकुलेटेड, बहुत अच्छा रहा, बहुत इंस्पिरेशनल रहा। एंड आई गेस कि हमसे जुड़े हुए सारे लोग आपकी बातों को पॉजिटिवली लाइफ में उतारें, और आप स्वयं भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़े, और अपने नाम को और बड़ा बनाएं, अपने पेरेंट्स के नाम को और बड़ा बनाएं। सो थैंक you so much, Amisha, for your time today, and I wish you all the best from the team of Catch Them Young. And we'll see you later sometime again in our another show. और कैच दम यंग के लिए आज इतना ही। कैच दम यंग के इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही यही है कि हम बच्चों के मुंह से उनके जो विचार है वो अनफिल्टर्ड तरीके से आपके साथ साझा करें, और ये बताने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म युवा बच्चों के लिए है, जो अपनी बात खुले तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट करें, और लोगों को ये बताएं कि युवा जनरेशन की बातें सिर्फ आसमानी नहीं होती है, वो धरती पे भी उतनी ही टिकी हुई है। और वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंस के साथ आपसे जो शेयर करेंगे उस पे कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, और हमें उससे कुछ ना कुछ जरूर इनपुट लेना ही चाहिए। साथ ही साथ कोशिश यही रहेगी कि हम देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से बच्चों को अपने साथ जोड़े रखें। हम सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या इंस्टा हो, या ट्विटर हो। आप हमें, हमारी उपस्थिति हर जगह प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैच द यांग की पूरी टीम की ओर से आपका शुक्रिया। बस यूं ही हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद।